चलिए, आज की क्लास आप लोग का अटेंशन है, साइकोलॉजी में टॉपिक। ठीक है, अटेंशन तो पता होगा क्या होता है सबको, ध्यान देना। ठीक है, अटेंशन इंट्रोडक्शन की कॉग्निशन इज द टर्म रेफरिंग टू द मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन गेनिंग नॉलेज एंड कंप्रिहेंशन। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन में क्या है, कॉग्निशन इज अ टर्म, मतलब ये एक तरह का प्रोसेस होता है, मेंटल प्रोसेस होता है इन्वॉल्व इन गेनिंग नॉलेज एंड कंप्रिहेंशन। ठीक है, जिसमें हम नॉलेज गेन करते हैं और कंप्रिहेंशन मतलब कोई भी चीज समझते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं। दीज कॉग्निटिव प्रोसेसेस इंक्लूड अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज, लर्निंग, परसेप्शन एंड थॉट एटसेट्रा, है ना। ये सारे जो आपके प्रोसेस आएंगे कॉग्निशन में, कौन कौन से आएंगे? अटेंशन आएगा, मेमोरी, लैंग्वेज, लर्निंग, परसेप्शन एंड थॉट। ठीक है, सारे प्रोसेस आपके आएंगे कॉग्निशन में। कॉग्निटिव प्रोसेसेस अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये हमारी सभी लाइफ के उसमें असर डालता है, एस्पेक्ट पे। फ्रॉम स्कूल टू वर्क टू रिलेशनशिप। ठीक है, फ्रॉम स्कूल, फिर वर्किंग आप होते हो, फिर जब आप रिलेशनशिप में आते हो, सब में ये असर डालता है। दे हैव ए वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट दैट इन्फ्लुएंसेस एवरीथिंग फ्रॉम डेली लाइफ टू ओवरऑल हेल्थ। जैसे आप अटेंशन है, मेमोरी है, लैंग्वेज है, लर्निंग है ना, परसेप्शन है, ये आपके डे टू डे लाइफ जो भी है, डेली का अपना रूटीन है, उसमें इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सभी लोग जानते होंगे इस चीज़ को ना, कि हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ याद करते हैं, कुछ बोलते हैं, है ना। तो सब कुछ आपका आता है कॉग्निटिव प्रोसेसेस में। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी अबाउट अटेंशन। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? अटेंशन के बारे में। मेमोरी आप लोग पढ़ चुके हैं, लर्निंग, परसेप्शन अभी नहीं पढ़े ना, थॉट ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले। हम लोग आज डिस्कस करेंगे अटेंशन। वी मेक यूज ऑफ द टर्म अटेंशन फ्रिक्वेंटली इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन। हम लोग अब जो ये अटेंशन वर्ड है, ये फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में। अटेंशन कैन नेवर बी कंसीडर्ड एज ए फोर्स और सम फैकल्टी ऑफ आवर माइंड। ठीक है, अटेंशन जो है तो कभी भी कंसीडर नहीं किया जाता है कि एक फोर्सफुली कराया जाए किसी से। मान लो कोई अगर पढ़ रहा है या कोई काम कर रहा है, उसका अटेंशन उस पर नहीं है, तो आप जबरदस्ती उसका अटेंशन उस पर नहीं कर सकते हो। ठीक है, वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन terms of an act, a process or a function. Therefore, the use of this term as a noun is misleading. ठीक है, इसलिए हम लोग उसको नाउन की तरह नहीं यूज कर सकते, है ना, ये नाउन नहीं है। अब डेफिनेशन पे आते हैं। अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन द ऑब्जेक्ट रादर देन अपॉन अनदर। अटेंशन क्या है? इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हमारा कॉन्शियस लेवल होता है उसका कंसंट्रेशन होता है अपॉन वन ऑब्जेक्ट रादर देन अपॉन अनदर। मतलब कि एक चीज पे अगर आप अटेंशन दे रहे हो तो उसी पे दोगे, किसी और चीज पे नहीं दोगे, है ना। ये हमारा कंसंट्रेशन होता है किसी भी काम को करने का कॉन्शियस लेवल पे। फिर दूसरा है अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन ऑब्जेक्ट और थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड, है ना। अटेंशन क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आप अगर उसको देख रहे हो या ले रहे हो, और थॉट क्लियरली बिफोर द माइंड। ठीक है, अटेंशन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच कंपेल्स द इंडिविजुअल टू सेलेक्ट सम पर्टिकुलर स्टिमुलस अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। अटेंशन क्या करता है, डिफाइन कैसे करते हैं इसको? एज अ प्रोसेस विच कंपेल्स द इंडिविजुअल, जो किसी भी इंडिविजुअल को कंपेल करता है, मतलब उसकी तरफ प्रेरित करता है ना, भेजता है, टू सेलेक्ट सम पर्टिकुलर स्टिमुलस, कि मतलब जो भी पर्टिकुलर स्टिमुलस है उसमें से एक स्टिमुलर आप चूज करो अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, एंड एटीट्यूड ऑफ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टिमुलाई प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, जो भी आपके स्टिमुलाई हैं बहुत सारे, जो आपको कोई भी चीज़ आपको पढ़ने को दी गई तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, या कहीं आप गए हो तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ आप देखोगे, पर उसमें से आप एक चीज़ जो आपके इंटरेस्ट की है उस पर आप अटेंशन दोगे। ठीक है, अब जैसे बच्चे जाते हैं पार्क में खेलने, तो वहाँ क्या होता है? बहुत सारे झूले लगे होते हैं, पर जिस बच्चे को जिस झूले में इंटरेस्ट होता है वो भाग के उसी की तरफ जाता है ना। तो मतलब वहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें होंगी, लेकिन आप उसी की तरफ जाओगे जो आपका इंटरेस्ट का है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन के टाइप्स क्या होते हैं? अटेंशन को तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन वॉल्यूशनल और वॉल्यूशनल। ठीक है, नॉन वॉल्यूशनल फिर फर्दर डिवाइड होगा टू पार्ट्स में, एनफोर्स्ड
और स्पॉन्टेनियस। वॉलेशनल जो डिवाइड होगा इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ अटेंशन है, इसको भी आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला आता है आपका नॉन वॉलेशनल और इनवॉलेंट्री अटेंशन, जो कि ये पहला पार्ट था आपका अटेंशन का, ठीक है। इनवॉलेंट्री अटेंशन ये क्या होता है? दिस टाइप ऑफ अटेंशन अराउज्ड विदाउट द प्ले और विल। ये जो अटेंशन होता है इसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको इस चीज़ पे अटेंशन देना है। कुछ चीज़ें हम लोग के साथ ऐसी होती हैं जहाँ पे हम लोग का अटेंशन ऑटोमेटिक पहुँच जाता है, ठीक है। जैसे आपका कोई मान लीजिए फैमिली में है, ठीक है, किसी तकलीफ में है या उसको कोई चोट लग जाए, है ना, तो आपको कोई बताएगा नहीं कि आप उसके पास जाइए, आप ऑटोमेटिक पहुँच जाओगे, आपका टेंशन ऑटोमेटिक पहुँच जाएगा, है ना। तो ये हमारा इनवॉलेंट्री टेंशन है, जो कि हम वॉलेंट्री नहीं कर रहे, जानबूझ के नहीं कर रहे, वो ऑटोमेटिक हो रहा है, वो हमारे माइंड में वो चीज़ है, तो आप चूंकि उससे अटैच हो तो ऑटोमेटिक वहाँ पे पहुँच गए। We attend to an object or an idea without making any conscious effort on our part, है ना, हम कोई भी मतलब उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मदर्स अटेंशन टुवर्ड्स हर क्राइंग चाइल्ड, ठीक है, बच्चा ऐसे रो रहा है तो मदर का अटेंशन ऑटोमेटिक उसी तरफ जाएगा, है ना, उसको बताना नहीं पड़ेगा कि बच्चा रो रहा है। अटेंशन टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स, ठीक है, सडन लाउड नॉइस, ब्राइट लाइट, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, ठीक है। फिर आता है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आता है एनफोर्स्ड अटेंशन और स्पॉन्टेनियस अटेंशन, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री और नॉन वॉलेशनल अटेंशन अराउज्ड बाय द इंस्टिंक्ट इज कॉल्ड एनफोर्स्ड नॉन वॉलेशनल अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल गिविंग अटेंशन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, रिस्पॉन्डिंग टू ए सिनेमा सॉन्ग वाइल लिसनिंग टू ए लेक्चर। इसमें क्या होता है, मतलब जो भी दिमाग में है, स्वभाव में जो चीज़ है आपके, वो चीज़ यहाँ पे काम करती है। जैसे कि मान लीजिए आप क्लास कर रहे हो, ठीक है, गिविंग अटेंशन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, रिस्पॉन्डिंग टू ए सिनेमा सॉन्ग, लिसनिंग लेक्चर। लेक्चर में आप बैठे हो लेकिन आप रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हो, किसी गाने को, कोई मूवी का सॉन्ग है वो आप रिस्पॉन्ड क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ है, आपका अटेंशन सारा वहीं पे है, आप बैठे हो यहाँ पे लेकिन आपका दिमाग वहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा instinct is called enforced non-volitional attention. For example giving attention out of curiosity, responding to a cinema song while listening to a lecture. फिर आता है नॉन वॉलेशनल अटेंशन अराउज्ड बाय सेंटिमेंट्स इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस नॉन वॉलेशनल अटेंशन, ठीक है। नॉन वॉलेशनल अटेंशन जो आपका इनवॉलेंट्री अटेंशन है वो क्या होता है, अराउज्ड होता है बाय सेंटिमेंट, सेंटिमेंट से अराउज्ड होता है, तो इसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस नॉन वॉलेशनल अटेंशन। For example, we give an automatic or spontaneous attention to an object, idea or a person around which our sentiments are formed. हम क्या करते हैं, we give an automatic और spontaneous attention हम देते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी आइडिया पे या किसी पर्सन पे, around which our sentiments are formed, मतलब जिसके आसपास हमारे सेंटिमेंट हैं, ठीक है। तो ये आपका आएगा इनवॉलेंट्री में। दूसरा आता है वॉलेंट्री या वॉलेशनल अटेंशन। वॉलेंट्री अटेंशन डिमांड्स ए कॉन्शियस एफर्ट ऑन अवर पार्ट, जैसे उसमें क्या था, कॉन्शियस एफर्ट नहीं लग रहा था, वो ऑटोमेटिक हो रहा था इनवॉलेंट्री वाला। इसमें क्या है, वॉलेंट्री में आपका कॉन्शियस एफर्ट लगेगा, ठीक है। जैसे आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें कॉन्शियस एफर्ट दे रहे हो ना, पढ़ रहे हो तभी सीखोगे, तो इसमें कॉन्शियस एफर्ट लगेगा। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री समझते हैं ना, वॉलेंट्री क्या होता है, वॉलेंट्री क्या होता है, वॉलेंट्री वर्क कोई कर रहा है, कोई इनवॉलेंट्री वर्क कर रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है, बोलिए। कहीं देखा होगा कभी कोई फ्लड आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है या कहीं भूकंप आ जाता है, तो वहाँ लोग जाते हैं वॉलेंट्री वर्क करने। तो वॉलेंट्री वर्क का मतलब क्या हुआ, अपनी इच्छा से आप कर रहे हो वॉलेंट्री वर्क, वहाँ किसी ने आपको भेजा नहीं है, ठीक है। आप जैसे मान लो आपने कहीं देखा कोई तकलीफ में, आप जाकर उसकी हेल्प की, तो आपको वॉलेंट्री वर्क हुआ। एक होता है कि हमने भेजा, जाओ वहाँ पे वो चोट खाया हुआ, आप जाके उसको देखो, ये हुआ इनवॉलेंट्री वर्क, मतलब हमने आपसे कहा तब आपने किया। कोई भी काम किसी कहने पे या किसी वजह से आप कहीं वर्क कर रहे हो, तो आप कोई काम कर रहे हो, तो वो आपका वॉलेंट्री नहीं है, सॉरी हाँ वॉलेंट्री नहीं, इनवॉलेंट्री वर्क, क्योंकि आपसे करवाया जा रहा है। और इनवॉलेंट्री क्या होगा, जो आपको ऑटोमेटिक कर रहे हो, आप अपने आप कर रहे हो, ठीक है। आइए
ठीक है, तो ये हो गया फॉर एग्जांपल सॉल्विंग एन असाइंड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स और आंसरिंग ए क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन नीड वॉलंटरी अटेंशन। इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। इसको हम फिर डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। पहला होता है इम्प्लिसिट वॉल्यूशन अटेंशन और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। वॉलंटरी अटेंशन दो पार्ट में डिवाइड होता है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या आएगा, सिंगल एक्ट ऑफ विल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउजिंग अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल ए टीचर असाइन प्रैक्टिस वर्क टू ए चाइल्ड एंड वांट्स ऑफ पनिशमेंट इफ नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, टीचर क्या करता है, एक किसी बच्चे को काम करने को देता है और उसको वार्न करता है कि अगर उसने कंप्लीट नहीं किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। दिस कैन मेक हिम एक्सरसाइज हिज विल पावर एंड अटेंड टू द असाइन टास्क एंड फिनिश इट प्रॉपरली। इससे क्या होगा, वो अपना जो काम है वो टाइम पे फिनिश कर देगा। दूसरा आता है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट में क्या है, अटेंशन इज ऑब्टेन्ड बाय रिपीटेड एक्ट्स ऑफ विल। One has to struggle hard keeping oneself attentive. For example, the attention paid during examination days for securing good marks. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये मतलब एक हो रहा था कि डर की वजह से एक बच्चे को डांटा, वो डर के उसने काम कर लिया, वो आ गया आपका इम्प्लिसिट में कि अंदर से उसकी इच्छा जागी कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, इसने उसने काम किया। एक्सप्लिसिट में क्या आया कि आप वन हैज टू स्ट्रगल हैज कीपिंग वनसेल्फ अटेंटिव, मतलब उसने अपने आप को अटेंटिव बनाया, किस लिए, क्योंकि एग्जाम में उसको पास होना है। एग्जाम आ गए तो उसको पास होना है, इसलिए उसने अपने आप को उस वर्क के लिए अटेंटिव बनाया। ये आ गया आपका एक्सप्लिसिट में। फिर आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होंगे और इंटरनल फैक्टर्स क्या होंगे इसके डिटर्मिनेंट्स के। एक्सटर्नल में आपका आएगा नेचर ऑफ द स्टिमुलस, मतलब जो भी स्टिमुलस आप के पास आ रहा है, जो भी आप पढ़ रहे हो या सीख रहे हो, उसका नेचर कैसा है, किस तरह का स्टिमुलस है। दूसरा क्या आता है, इंटेंसिटी एंड साइज ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है, उसका साइज क्या है और इंटेंसिटी क्या है। फिर आता है कंट्रास्ट चेंज एंड वैरायटी। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलस, ये सारा आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएगा। मूवमेंट ऑफ द स्टिमुलस, लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस। ठीक है, डेफिनेट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस, ये सारा आपका आएगा एक्सटर्नल फैक्टर में। और इंटरनल में क्या आएगा, इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट आपका होगा तभी तो आप कोई चीज़ पढ़ पाओगे। मोटिव्स, कुछ मोटिव होगा उसको पढ़ने का, कोई गोल होगा, है ना। मेंटल सेटअप, आपका मेंटल सेटअप होगा। एटीट्यूड है, मेंटल एंड फिजिकल स्टेट है। वैल्यू एंड पर्पस ऑफ द स्टिमुलस, उसकी क्या वैल्यू है, पर्पस क्या पढ़ने का। प्रायर एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, जो आपने पहले जो भी एक्सपीरियंस किया है, ट्रेनिंग ली है। ठीक है, हैबिट्स एंड टेम्परामेंट, इंस्टिंक्ट एंड इमोशंस, ये सारे आपके आएंगे इंटरनल फैक्टर्स में। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन क्या हो गया, दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल ये सारे आएंगे और इंटरनल में ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहले आता है नेचर ऑफ स्टिमुलस। ये क्या होगा, ऑल टाइप्स आर नॉट एबल टू इवोक द सेम डिग्री ऑफ अटेंशन। एन अट्रैक्टिव स्टिमुलस शुड ऑलवेज बी चूजन फॉर कैप्चरिंग मैक्सिमम अटेंशन। और जितने भी स्टिमुलस आपको मिल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो सेम डिग्री का अटेंशन हासिल। आप मान लो बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो ये सब टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, है ना, सब में आपका अटेंशन हो। एन अट्रैक्टिव स्टिमुलस शुड ऑलवेज बी चूजन फॉर कैप्चरिंग मैक्सिमम अटेंशन। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक आप जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा उसको आप चूज कर लोगे स्टिमुलस को। ये पिक्चर अट्रैक्ट्स अटेंशन रेडली देन वर्ड्स, मतलब कहीं पे अगर मान लीजिए कुछ वर्ड्स में लिखा हुआ है और पिक्चर बनी हुई है, तो आपका सबसे पहले ध्यान किस पे जाएगा, पिक्चर पे जाएगा। Among the pictures of human being, especially beautiful women or handsome men, captured more attention। होता है कि नहीं, कहीं पे कोई हैंडसम अगर मैन है या वुमेन है तो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा, मतलब और भी जो चीज़ें होंगी उस पर ध्यान नहीं जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ अट्रैक्टिव होगी या जो भी इंटरेस्ट की चीज़ होगी उस पर ध्यान जाएगा। फिर आता है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। इंटेंसिटी क्या होती है, इन कंपैरिजन टू ए वीक स्टिमुलस एंड इंटेंस स्टिमुलस अट्रैक्ट मोर। ठीक है, कंपैरिजन आप करेंगे तो वीक स्टिमुलस जो है वो कम आपको अट्रैक्ट करेगा, कंपैरेटिवली इंटेंस जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। आवर अटेंशन इज इजीली डायरेक्टेड टू ए लाउड साउंड, ए ब्राइट लाइट और स्ट्रॉन्ग स्मेल। ठीक है, हमारा अटेंशन जो है वो डायरेक्टेड कैसे होगा, कहीं पे बहुत तेज साउंड अगर हो रहा है तो आपका ध्यान तुरंत जाएगा। ठीक है, कहीं बहुत तेज लाइट है तो उस पर ध्यान जाएगा, या कहीं बहुत स्मेल आ रही है तेजी से तो उस पर आपका ध्यान जाएगा।
ठीक है। तो ये आता है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, मतलब जो स्टिमुलस आपको दिख रहा है या फील कर रहे हो आप, उसका इंटेंसिटी कैसी है। ठीक है, चाहे वो साउंड हो, चाहे लाइट हो, चाहे स्मेल हो, जो भी चीज़ें हो। फिर आता है साइज ऑफ द स्टिमुलस। स्टिमुलस का साइज कैसा होता है। एज अ रूल बिगर साइज ऑब्जेक्ट्स इन द एनवायरनमेंट आर मोर लाइकली टू कैच आवर अटेंशन देन ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। हमारे जो अटेंशन है वो, अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ दिख रही है, तो अगर बिग है उसका साइज, तो आपका अटेंशन ज़्यादा जाएगा। ठीक है, ए स्मॉल साइज ऑन ए वेरी बिग बैकग्राउंड ऑल्सो अट्रैक्ट अटेंशन। जैसे होल्डिंग बोर्डिंग लगी होती है, कहीं छोटा सा बोर्ड लगा हुआ तो आपका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन कहीं बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ, अट्रैक्टिव बोर्ड लगा हुआ, तो आप उसको जो पढ़ोगे ध्यान चला जाएगा ऑटोमेटिक आपका। तो वही बात यहाँ पे कहेगी, साइज ऑफ द स्टिमुलस। जो भी इसका साइज होगा स्टिमुलस का, उसके हिसाब से चीज़ें आपको अटेंटिव करेंगी, डिसाइड होता है उससे। फिर आता है कंट्रास्ट, चेंज एंड नोवेल्टी। चेंज एंड वैरायटी स्ट्राइक अटेंशन मोर इजिली देन रूटीन। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ काम कर रहे हो तो उसमें अगर चेंज होता रहता है, तो रूटीन वाले काम से आपको अट्रैक्शन, उससे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना। तो एक ही काम आपको रोज एक ही चीज़ पढ़ाई जा रही तो आप बोर हो जाओगे, लेकिन रोज डिफरेंट टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं तो उससे आपको इंटरेस्ट आएगा, है ना। खाने में रोज एक ही चीज़ आपको खिलाई जाए तो आपको अच्छा लगेगा, बोर हो जाओगे ना। तो वही बात है कि मतलब जब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, चेंज एंड वैरायटी स्ट्राइक्स अटेंशन मोर इजिली देन रूटीन। द यूज ऑफ मैप्स एंड चार्ट सडनली अट्रैक्ट्स द स्टूडेंट देन ए वर्बल टॉक। ठीक है, अगर हम मैप या चार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कंपैरेटिवली वर्बल टॉक। खाली पढ़ा के कोई चला गया और वही अगर डायग्राम से या फिर इस तरह से पढ़ाया गया तो उस पर असर ज़्यादा पड़ता है। नोवेल्टी मीन्स समथिंग न्यू और डिफरेंट। ठीक है, इसका मतलब हुआ कुछ भी नया अगर आप पढ़ रहे हो या डिफरेंट पढ़ रहे हो तो उस पर आपका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इट अट्रैक्ट्स अटेंशन वेरी इजिली एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू चेंज। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है लोकेशन ऑफ स्टिमुलस। द लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस ऑल्सो अफेक्ट अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट गिवन इन फ्रंट पेज और ऑन द अपर हाफ ऑफ एनी पेज अट्रैक्ट मोर अटेंशन। होता है ना, मान लीजिए आप पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर, तो उसमें क्या होगा, फ्रंट में जो न्यूज़ होगी उस पर पहले ध्यान जाएगा ना, या पीछे पड़ी है उस पर तो ध्यान नहीं जाएगा, या बीच में कोई उस पर ध्यान जाएगा, सबसे पहले आपका उस पर फ्रंट पे ध्यान जाएगा। तभी जो भी सबसे फ्रंट वाले जो होते हैं एडवर्टीजमेंट बहुत कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, क्योंकि उनकी लोकेशन सबसे फ्रंट में होती है, तो उसके चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सबसे पहले ध्यान उसी पे जाता है लोगों का। पेपर आपने पढ़ा, 2-3 पन्ने पढ़ के मान लीजिए बंद कर दिया, पीछे देखा ही नहीं क्या है। ठीक है, तो द लोकेशन ऑफ द स्टिमुलस ऑल्सो अफेक्ट अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट गिवन इन फ्रंट पेज और ऑन द अपर हाफ ऑफ एनी पेज अट्रैक्ट मोर अटेंशन। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। फिर आता है रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलस। रिपीटेड स्टिमुलस अट्रैक्ट आवर अटेंशन। ठीक है, कोई भी स्टिमुलस अगर रिपीट हो रहा है बार बार तो आपका अटेंशन वहां तक जाता है। वी इग्नोर ए स्टिमुलस एट फर्स्ट इंस्टेंस बट व्हेन इट इज रिपीटेड सेवरल टाइम इट कैप्चर्स आवर अटेंशन। कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, एक बार आपका ध्यान नहीं गया, एक बार बार आपको वही चीज़ दिखाई जाए तो धीरे धीरे एक बार तो आपका अटेंशन वहाँ जाएगा ना, उस चीज़ को आप सीख जाओगे या उसको देखोगे, पहचानने लगोगे। तो रिपीटेशन का मतलब हुआ रिपीटेड स्टिमुलस अट्रैक्ट आवर अटेंशन। वी इग्नोर ए स्टिमुलस एट अ फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब हम लोग पहली बार देख के कोई चीज़ इग्नोर कर दी, बट व्हेन इट इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स इट कैप्चर्स आवर अटेंशन। जब हमने उसको सेवरल टाइम बार बार देखा, बहुत बार देखा, तो क्या हुआ, हमारा अटेंशन जो है वो कैप्चर हो गया। मूवमेंट ऑफ स्टिमुलस। ए मूविंग स्टिमुलस कैचेस आवर अटेंशन मोर क्विकली देन ए स्टिमुलस दैट डज नॉट मूव। कोई मूविंग अगर स्टिमुलस है तो वो हमारा अटेंशन जो है ज़्यादा जल्दी हमें अट्रैक्ट करेगा, जबकि कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो वो कम करेगी। दिस इज वाई द पिक्चर्स ऑन ए टेलीविजन और सिनेमा होल्ड्स आवर अटेंशन फॉर आवर्स एट टाइम। जैसे कि आप सिनेमा या पिक्चर या कुछ भी सीरियल देख रहे हो टीवी में, तो आपका अटेंशन उस पर ज़्यादा रहता है ना, क्योंकि वो मूविंग है। और वही चीज़ अगर स्टिल हो जाए तो आप थोड़ी देर के हट जाओगे वहाँ से, होगा कि नहीं। तो दिस इज वाई द पिक्चर्स ऑन ए टेलीविजन और सिनेमा होल्ड्स आवर अटेंशन फॉर आवर्स एट टाइम। ठीक है, जिससे कि 1 घंटे तक आप पिक्चर कोई देख रहे हो या 2 घंटे पिक्चर देख रहे हो तो मूविंग है, इसलिए आपका अटेंशन वहाँ पे टिका हुआ है। अगर वही चीज़ अगर स्टिल होगी तो आपका अटेंशन वहाँ पे थोड़ी देर रहेगा, फिर आप वहाँ से हट जाओगे। फिर आता है डेफिनेट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए शार्पली और डिफाइंड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन मोर देन ए ब्रॉड इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट। ए फिगर अट्रैक्ट्स मोर अटेंशन देन द बैकग्राउंड। कोई भी अगर पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, उसमें कोई फिगर बना हुआ है तो उस पर आपका ध्यान ज़्यादा जाएगा, बैकग्राउंड पर नहीं जाएगा ना। ठीक है, जैसे आप किसी की फोटो देखते हो तो आप उसकी फोटो पे ध्यान दोगे ना कि बैकग्राउंड पे दोगे। तो डेफिनेट फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट
में यही आता है, शार्पली डिफाइंड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट आवर अटेंशन मोर देन ए ब्रॉड आइडेंटिफाइड इनडिफाइंड ऑब्जेक्ट, ए फिगर अट्रैक्ट्स मोर अटेंशन देन द बैकग्राउंड। फिर आता है आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस। Isolation is an important external determinant of attention. A student sitting alone in the corner of the class is seen first. ठीक है, आइसोलेशन अगर है मतलब किसी चीज को आप अलग करके अगर रख दो, या कोई अगर बच्चा क्लास में बैठा अलग बैठा है तो कोई भी गुस्से का टीचर या कोई भी सबसे ध्यान उसी पे जाएगा उसका, ये अलग क्यों बैठा हुआ है ना। या घर में कोई सामान अगर अलग से आप रख दो तो कोई भी आएगा तो देखेगा अच्छा ये मान लीजिए मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, एक जगह एक डब्बा रखा हुआ, एक छोटा डब्बा अलग रख दिया गया, तो ध्यान जाएगा ना ये अलग क्यों रखा है, इसमें क्या ऐसा है, होता है कि नहीं। या बच्चों का आप बहुत सारे टॉयज दे दीजिए, एक जगह रख दीजिए, एक टॉय उठा के अलग रख दीजिए, बच्चा उस सारे छोड़ के वहीं जाएगा, ये अलग क्यों रखा है, इसमें कुछ जरूर स्पेशल है। ठीक है, तो वही चीज हो गया आइसोलेशन ऑफ स्टिमुलस। कोई भी चीज अगर उसको आइसोलेट कर दिया, अलग कर दी जाए तो उस पर ध्यान हम लोग का ज्यादा जाता है। अब नेक्स्ट आता है इंटरनल फैक्टर्स, इंटरेस्ट एंड अटेंशन। इंटरेस्ट इज अ वेरी हेल्पफुल फैक्टर इन सिक्योरिंग अटेंशन। हमारा इंटरेस्ट जो है वो वेरी हेल्पफुल है फैक्टर्स इन सिक्योरिंग अटेंशन। ये मानते हैं कि नहीं, अगर किसी चीज में आपका इंटरेस्ट है तभी आप वहां पे अटेंटिव रहोगे, और नहीं इंटरेस्ट है तो नहीं रहोगे। We attend to in which we are interested than those in which we are not interested। ठीक है, क्या होता है क्लासेस आपको जो इंटरेस्टेड है आप बैठोगे, वरना धीरे से निकल जाओगे बाहर, होता है कि नहीं ऐसा, कोई करता है ऐसा, नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते मोटिव्स। द बेसिक ड्राइव्स एंड अर्जेस ऑफ द इंडिविजुअल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सिक्योरिंग अटेंशन। थर्स्ट, हंगर, सेक्स, क्यूरियोसिटी, फियर और सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मोटिव्स। ठीक है, ये सारे मोटिव्स होते हैं जो हमारा टेंशन उसकी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ें, फियर है, हंगर है, सेक्स है, थर्स्ट है, क्यूरियोसिटी है ना, ये सारे हमारे मोटिव्स आते हैं कि हमारा मोटिव क्या है, कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो उसके लिए। फिर आता है मेंटल सेटअप। ए पर्सन ऑलवेज अटेंड टू दिस ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स विच हिज माइंड हैज सेट। कोई भी पर्सन होगा ऑलवेज अटेंड टू दोज ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स विच हिज माइंड हैज सेट। उसका जो माइंड जिस पे सेट होगा उसी को वो अटेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन द स्लाइटेस्ट थिंग कंसर्निंग द एग्जामिनेशन इजिली अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आता है पास्ट एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस फैसिलिटेट अटेंशन। हमारा लर्निंग जो है और प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो फैसिलिटेट करता है अटेंशन को। If we know by our past experience that a particular person is sincere to us, we pay attention to whatever he advises। ठीक है, अगर आपके लाइफ में कोई है जिसको आप समझते हो कि बहुत ही ये समझदार है, सिंसियर है, तो वो कोई आपको एडवाइस देगा, उसकी ध्यान सुनोगे बात। और कोई लगता है कि ऐसे ही है ये तो बस आके डेली बस लेक्चर देके चला जाता है, तो उसकी बात आप लोग नहीं सुनोगे। होता है कि नहीं होता है। या फिर जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो तो अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा याद आ गया पुराना, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, पास्ट टेक्निक उसको आप लर्न कर चुके हो, पहले आप पढ़ चुके हो, तो आपका अटेंशन सीधे वहाँ जाएगा कि अच्छा ये तो मैंने उस समय पढ़ा था, ये चीज़ ऐसे होती है इस पर, तो अटेंशन आपको वहाँ चला गया। तो वही मतलब हुआ पास्ट एक्सपीरियंस का। लर्निंग एंड प्रीवियस एक्सपीरियंसेस फैसिलिटेट अटेंशन। इफ वी नो बाई अवर पास्ट एक्सपीरियंस दैट ए पर्टिकुलर पर्सन इज सिंसियर टू अस, वी पे अटेंशन टू वॉट एवर ही एडवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है इमोशन। The emotional state in which a person determines attention. For example, a person attend only to bad qualities of his enemy। ठीक है, इसमें क्या होता है, a person attends only to bad qualities of his enemy। आप उसके आपका जो एनिमी होगा उसमें आप क्या देखोगे, सिर्फ बैड क्वालिटीज देखोगे ना, अच्छी क्वालिटी नहीं देखोगे। उसकी अच्छी क्वालिटी आपको नहीं दिखेगी क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ है कि वो मेरा दुश्मन है। सही है ना, कोई अगर दुश्मन है, आपको लगता है कि वो आपके हिसाब से सही नहीं है, तो आप उसके लिए नेगेटिव ही सोचोगे, पॉजिटिव नहीं सोच पाओगे। हैबिट क्या है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन। ए मैन डेवलप्स द हैबिट ऑफ अटेंडिंग टू नेसेसरी एंड डिजायरेबल थिंग्स एंड ऑन द अदर हैंड डेवलप्स ए हैबिट ऑफ नॉट अटेंडिंग टू नेसेसरी एंड अनडिजायरेबल थिंग्स। मतलब क्या है, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ अटेंशन, ये अटेंशन का आपका इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट से होता है। ए मैन डेवलप्स द हैबिट, मतलब मैन के अंदर ये हैबिट होती है, डेवलप होती है कि वो अटेंड करता है नेसेसरी एंड डिजायरेबल थिंग्स, जो भी उसके हिसाब से जरूरी है और उसको जो पसंद है उसको अटेंड करेगा, देखेगा, समझेगा। एंड ऑन द अदर हैंड डेवलप्स ए हैबिट ऑफ नॉट अटेंडिंग टू नेसेसरी एंड डिजायरेबल थिंग्स। कुछ भी आपके सामने चल रहा है तो आप क्या करोगे, जो आपके पसंद का है, जो आपके इंटरेस्ट का है, काम का है, वो आप देखोगे। जो आपके काम का नहीं है, जो इंटरेस्ट का नहीं है, उसको आप छोड़ दोगे, आगे बढ़ जाओगे। तो ये हैबिट जो होती है
जैसे किसी को मान लीजिए म्यूजिक का हैबिट है, गाना सुनने का शौक है, तो क्या करेगा, वो गाने सुनेगा। अगर आप मोबाइल चला रहे हो उसमें गाना दिखेगा तो सबसे पहले गाने ही चूज करेगा ना वो। जिसको पढ़ने का शौक है स्टोरी, तो स्टोरी सर्च करके स्टोरी पढ़ेगा। ठीक है, आजकल रील्स देखने का लोगों को शौक है तो रील्स देखेंगे। किसी को जोक देखेंगे, जोक सुनने का शौक है, जोक सुनेगा। बच्चे हैं तो अपना राइम्स देखेंगे। सबका अलग अलग इंटरेस्ट है। तो हैबिट जो होती है, जिसकी जो हैबिट है, जिसको जो पसंद है वो वही काम करता है। किसी को मैच में इंटरेस्ट है तो वो मोबाइल खोलते हैं तो क्रिकेट लगा लेगा, हॉकी लगा लेगा, जो भी इसको। किसी को रेसलिंग में इंटरेस्ट, रेसलिंग लगा लेगा। तो डिपेंड करता है आपकी हैबिट क्या है, आपको क्या पसंद है, तो उसके हिसाब से आपका अटेंशन जो है डाइवर्ट हो जाता है उस तरफ। फिर नेक्स्ट आता है एम। एवरी मैन हैज सम इमीडिएट एंड अल्टीमेट एम्स। हर आदमी का अपना एक एम होता है, अल्टीमेट, है ना। सो ए स्टूडेंट हुज एम इज टू पास द एग्जामिनेशन विल एट वंस अटेंड टू द टेक्स्ट बुक और नोट्स। तो जिसका बच्चे का, स्टूडेंट का एम होगा पास होने का, वो क्या करेगा, एट वंस अटेंड टू द टेक्स्ट बुक और नोट्स, वो बुक्स को, नोट्स को एक बार पढ़ेगा। और जिसका पास होने का इंटरेस्ट ही नहीं है, जिसको मतलब ही नहीं कि हमें पास होने, हम तो खाली आ गए जबरदस्ती, घर वाले पैसा दे दिया है, एडमिशन हो गया, बैठ गया आके, तो उनको पास नहीं होना है। तो उनको सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो नोट्स उठा के देखेंगे नहीं, एग्जाम में जाएंगे, नाम लिख के चले आएंगे। लेकिन जिसको पास होना है, जिसको इंटरेस्ट है, तो वो क्या करेगा, वो पढ़ेगा ना, सीखेगा। तो एम जो हमारा होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है अटेंशन के लिए। जिस जो एम आपका, मान लीजिए आपका एम है क्रिकेटर बनने का, तो आपका पढ़ने मन नहीं लगेगा। सही बात है कि नहीं। ध्यान रहेगा कि अरे यार ये सब बेकार चीज़, हमें तो बनना है क्रिकेटर, पढ़ के क्या करेंगे। या म्यूजिशियन है, कोई सिंगर है, उसका गाना गाने का शौक है, तो कहेगा यार पढ़ के क्या करेंगे, काम भर का पढ़ लिया, अब हमारा जो है काम है सिंगिंग, हम तो उसमें जाएंगे। तो वो किताब उठा के नहीं देखेगा। अगर फेल हो गया कोई बात नहीं, क्या करना है, मेरा दूसरा तो है ही है, मेरी हैबिट तो है ना, मेरा एम तो कुछ और है, मुझे तो सिंगर बनना है। तो उस हिसाब से चीज़ें डिसाइड होती हैं। लेकिन किसी को अगर ये है कि मुझे IAS बनना है, PCS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी इस तरह का बनना है, बैंकर बनना है, तो उसमें क्या है, वो जानता है कि बिना पढ़े कुछ होना नहीं है, तो वो पढ़ाई करेगा। तो सबकी अपनी फील्ड अलग अलग है, हर फील्ड की इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं कि जो सिंगर है वो बेकार है या क्रिकेटर है वो बेकार है, सबकी अपनी फील्ड अलग अलग। यहाँ बात हो रही एम की, कि जिसका जो एम होगा उस हिसाब से उसका टेंशन होगा। फिर आता है मीनिंग। इन कंपैरिजन टू मीनिंगलेस स्टिमुलाई, मीनिंगफुल स्टिमुलस अट्रैक्ट मोर अटेंशन। ठीक है, तो अगर कंपेयर करेंगे आप मीनिंगलेस स्टिमुलाई से, तो मीनिंगफुल स्टिमुलस जो है अट्रैक्ट मोर अटेंशन। कोई भी आपकी यूजलेस चीज होगी तो उस पर आपका अटेंशन नहीं जाएगा। लेकिन